डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर साजिद अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल सर साजिद अब्दुल्ला। हमने इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास स्टार्ट की थी। तो पहले लेक्चर में हमने इंग्लिश लैंग्वेज का एक ओवरव्यू लिया था। उसके बाद हमने सेंटेंस पढ़ा था। फिर हमने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की बात की थी और उसके बाद हमने फ्रेज और क्लास पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? किसी भी लैंग्वेज के जितने भी वर्ड्स होते हैं, जितनी भी वोकेबलरी होती है, उसको कुछ काइंड्स में डिवाइड किया होता है, तकसीम किया होता है। किसी भी जुबान के अल्फाज जितनी इकसाम के भी होते हैं, उन सब को मिलाकर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच बनते हैं। लेकिन कोई भी वर्ड किस पर्सपेक्टिव में यूज हुआ है, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है, उसके हवाले से ही हम बता सकते हैं कि वहां पर वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच बन के आया है। मेरे सामने एग्जाम्पल है एक वर्ड की। हमारे पास एक वर्ड है बैक। इसको हमने चार तरह से यूज किया है। फर्स्ट सेंटेंस में हमने यूज किया है ही टर्न्ड बैक, वो वापस मुड़ा। यहां पे बैक का मतलब क्या है? वापस या पीछे। सेकंड सेंटेंस है देयर इज अ स्पॉट ऑन द बैक ऑफ योर शर्ट। यहां पे क्या बैक का मतलब है? पुश्त। आपकी शर्ट की बैक पर, पुश्त पर, कंधे पर या कमर पर। यहाँ पे बैक का मतलब पुश्त या कमर है। थर्ड सेंटेंस है द बैक डोर ऑफ योर कार इज ओपन। यहाँ पे बैक का मीनिंग कुछ और हो गया है। यहाँ पे इसका मीनिंग है पिछला। आपकी कार का पिछला दरवाजा खुला है, मीनिंग चेंज हो गया। इसी तरह से फोर्थ सेंटेंस है यू शुड नॉट बैक फ्रॉम योर वर्ड। आपको अपने वादे से नहीं मुकरना चाहिए, नहीं फिरना चाहिए। यहाँ पे बैक का मतलब क्या है? मुकर जाना या फिर जाना। तो चारों सेंटेंसेस में एक ही वर्ड है हमारे पास, बैक, और उसके मीनिंग्स चारों सेंटेंसेस में डिफरेंट हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि बैक पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? तो हमने ये देखना है कि बैक किस पर्सपेक्टिव में या किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है। अब ये चारों सेंटेंसेस के अंदर जो बैक यूज हुआ है लफ्ज, ये इलहदा इलहदा पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पर यूज हुआ है। ये बैक वर्ड जो है, यहां पर कोई और पार्ट ऑफ स्पीच है, यहां पर कोई और पार्ट ऑफ स्पीच है, यहां पर कोई और पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पर यूज हुआ है, और यहां पर कोई और पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पर यूज हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते तो पूरी वोकेबलरी के अल्फाज की इकसाम हैं, लेकिन हम पार्ट ऑफ स्पीच कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन सा लफ्ज कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, वो हम उसके यूजेज के बेस पर उसको डिफाइन करेंगे या आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलें जी, आज हम स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या हैं। अब ये कौन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पर यूज हुआ है, इसकी डिटेल में हम बाद में जाएंगे। अब ये हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला पार्ट ऑफ स्पीच। तो हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच वो है नाउन। नंबर वन, नाउन। इसको हम उर्दू में कहते हैं इस्म। इस्म या नाउन क्या होता है? उर्दू में हम यूं कह सकते हैं कि किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को हम इस्म कहते हैं। शख्स, जगह या चीज, ये तीन चीजों में से कोई एक हो तो उसे हम उर्दू में इस्म और इंग्लिश में हम नाउन कहते हैं। या इंग्लिश में हम इसको यूं डिफाइन कर लेते हैं कि द नेम ऑफ सम पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। अच्छा, अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं किसी शख्स का नाम हम ले सकते हैं। अब शख्स के अंदर आप शख्स का नाम भी ले सकते हैं, जैसे अब्दुल्ला, अहमद, अकरम, कुछ भी। या शख्स के तौर पर हम ये भी कह सकते हैं बच्चा, लड़का, लड़की, मर्द, औरत। ये सब क्या है? इंसान है। तो ये क्या है? इस्म है। अच्छा, दूसरी हमने क्या चीज ली है? शख्स के बाद जगह। अब जगह कोई भी हो सकती है। मसलन हम किसी छोटी सी जगह का अगर जिक्र करते हैं, हम किसी घर का वॉशरूम का जिक्र भी करें तो वो भी एक क्या है? नाउन है। वॉशरूम। उससे थोड़ी बड़ी जगह का जिक्र कर लीजिए,
कमरा, रूम, हाउस, स्कूल, हॉस्पिटल, तो ये सारी जगहें हैं थोड़ी बड़ी। उससे भी बड़ी जगह का आप जिक्र कर सकते हैं, कोई स्ट्रीट, टाउन, सिटी, या उसका कोई नाम भी हो सकता है, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान। इससे भी बड़ी जगह का नाम हो सकता है, जैसे कोई कंट्री है या कोई प्रोविंस है। आप पंजाब की बात कर सकते हैं, नाउन है पंजाब, सिंध, KPK। आप कंट्री का नाम ले सकते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, चाइना, अफगानिस्तान, ईरान। तो ये बड़ी से बड़ी जगह हैं। इसी तरह से कोई और जगह भी हो सकती है, जैसे आप किसी जगह का खास का नाम ले लेते हैं, बादशाही मस्जिद, मीनार पाकिस्तान, फलां जगह। तो ये सारी जगहें जो है, तो हम इसकी डिटेल में बाद में जाएंगे कि इसकी क्या क्या काइंड्स हैं, इसमें प्रॉपर नाउन क्या है और इसके अंदर कॉमन नाउन क्या है, फिर इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है और कलेक्टिव नाउन क्या है, और इसके अंदर काउंटेबल नाउन्स क्या हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या हैं। इन सारी चीज़ों की डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम इतना जिक्र करना मुनासिब समझते हैं कि नाउन होता क्या है। अच्छा जी, शख्स भी आ गया, जगह भी आ गई, और तीसरी चीज है चीज, पर्सन, प्लेस एंड थिंग। अच्छा, अब चीज में दो तरह की चीजें हो सकती हैं, थिंग, इसमें दो तरह की चीजें हो सकती हैं। एक वो चीजें हो सकती हैं जो हमारे 5 सेंसेस में आती हैं, हमारे 5 सेंसेस जिसको फील कर सकते हैं। मसलन जो चीज देखने से ताल्लुक रखती है, जो सुनने से ताल्लुक रखती है, जो टच करने से ताल्लुक रखती है, जो चखने से ताल्लुक रखती है, तो इसी तरह से जो सूंघने से ताल्लुक रखती है, ये हमारे 5 सेंसेस के अंदर आने वाली चीजें ये भी हो सकती हैं। मसलन हम मार्कर, चेयर, टेबल, फैन, क्लॉक, बेड, कोई भी चीज, ये सब चीजें हैं। और एक उस तरह की चीजें हैं जो हमारे 5 सेंसेस में नहीं आती। वी कैन नॉट परसीव देम इन अवर 5 सेंसेस, बट वी ओनली थिंक ऑफ देम। हम उनके बारे में सिर्फ सोच सकते हैं, हम उनको देख नहीं, 5 सेंसेस में नहीं आ सकते। ना चख सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना सुन सकते हैं, और ना ही हम उनको टच कर सकते हैं। मसलन दलेरी, खौफ, बहादुरी, डर, तो ये जो इस किस्म की चीजें हैं वो भी नाउन ही होती हैं। तो आज हमने देखा कि नाउन क्या होता है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, दैट इज कॉल्ड नाउन। अगली चीज है दूसरा, सेकंड हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच है, दैट इज एडजेक्टिव। इसको हम उर्दू में कहते हैं इस्म सिफ्त। अच्छा, एडजेक्टिव इसका डी साइलेंट होता है, कुछ लोग इसको एडजेक्टिव बोलते हैं, तो ये एडजेक्टिव नहीं होता है, बल्कि इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव इज अ वर्ड that adds some meaning, that adds something to the meanings of some noun or pronoun। अभी हमने प्रोनाउन तो नहीं पढ़ा, चलिए हम नाउन के हवाले से इसको डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी नाउन के मीनिंग्स में कुछ एडिशन करेगा उसको हम एडजेक्टिव या इसम सिर्फ कहेंगे। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एडजेक्टिव किसी चीज की खूबी या खामी को कहा जाता है। ये सिर्फ किसी चीज की खूबी या खामी नहीं होती है, कोई भी ऐसी खसूसियत, कोई भी ऐसी पहचान जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमारे सामने आती है, वो एडजेक्टिव कहलाती है। दरअसल एडजेक्टिव किसी चीज की सिर्फ खूबी या खामी नहीं होती, खूबी या खामी भी होती है, लेकिन सिर्फ खूबी या खामी नहीं होती, बल्कि उसकी कोई भी पहचान होती है। मसलन ये तो आप कह सकते हैं कि एक दलेर लड़का, ब्रेव बॉय, ये इसके अंदर ब्रेव एडजेक्टिव है। लेकिन आप मसलन मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखता हूं, रेड एप्पल, एप्पल हमारा नाउन है, तो रेड जो है ये इस एप्पल की पहचान है, एप्पल को क्वालिफाई कर रहा है, एप्पल के बारे में हमें कुछ बता रहा है। तो रेड क्या है, ये एडजेक्टिव है। अब रेड होना कलर में ये कोई ना तो खूबी है ना खामी है, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम कहते हैं ब्लू शर्ट, अब शर्ट नाउन है और ब्लू क्या है, ये एडजेक्टिव है। इसी तरह से
हम बिग या स्मॉल की बात करते हैं, हम कहते हैं टॉल ट्री, या हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज हमारे सामने बड़े साइज की है, बिग कवर्ड, एक बड़ी अलमारी, ऐसा कुछ भी, तो उसमें टॉल और बिग ये कोई लाजमी नहीं है कि ये कोई खूबी है, और ना ही ये कि ये कोई खामी है, ये जस्ट एक पहचान है। तो इसी तरह से हमने ये लिखा टॉल ट्री, तो टॉल हमारा एडजेक्टिव है। अच्छा, इसी तरह से हम कुछ भी हम कहते हैं कि सेकंड बॉय इन द लाइन। अब ये बॉय जो है ये हमारा नाउन है, और सेकंड अगरचे कि ये गिनती में आ रहा है, काउंटिंग में आ रहा है, लेकिन इसी बॉय को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये भी एडजेक्टिव है। इसकी काइंड्स की तरफ हम इंशाल्लाह इन डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो कि शॉर्ट ओवरव्यू ले रहे हैं इसका, तो अभी हम सिर्फ ये बताएंगे कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन के साथ ऐसा लफ्ज जो उसको क्वालिफाई करता है, उसके मीनिंग्स में कुछ ऐड करता है, उसकी कोई ना कोई पहचान या खसूसियत बयान करता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। उसके बाद जी, तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। इसको हम उर्दू में कहते हैं इस्म ज़मीर। इस्म ज़मीर, प्रोनाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, या इन द प्लेस ऑफ नाउन। हम किसी नाउन की जगह पर जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उसको हम प्रोनाउन या उर्दू में इस्म ज़मीर कहते हैं। छोटे से एग्जांपल देता हूं। हम कहते हैं कि असलम आज बीमार है इसलिए वो स्कूल नहीं आया, या हम इंग्लिश में कह देते हैं असलम इज इल सो ही कुड नॉट कम टू स्कूल, इसलिए वो नहीं आ सका। अब इस सेंटेंस को हम दो तरह से बोल सकते थे। एक ये भी हो सकता था कि असलम आज बीमार है इसलिए असलम स्कूल नहीं आया, पहला जुमला ऐसे। दूसरा जुमला है कि असलम आज बीमार है इसलिए वो स्कूल नहीं आया। तो अब आप बताइए कि इसमें पहला जुमला ठीक है या दूसरा? पहला जुमला क्या है कि असलम आज बीमार है इसलिए असलम स्कूल नहीं आया। क्या दो बार असलम कहना यह मुनासिब है, या ये बात मुनासिब है कि असलम आज बीमार है इसलिए वो स्कूल नहीं आया? तो कौन सा जुमला मुनासिब है? यकीनन दूसरा वाला, इसलिए वो। अब दूसरी जगह जब वो लगा है तो वो लफ्ज दरअसल कौन सा लफ्ज की जगह पर लगा है? असलम की जगह पर। असलम की जगह पर दोबारा हमने क्या लफ्ज लगाया है? ही। तो ही क्या है? प्रोनाउन है। हम एक और सेंटेंस लिखते हैं, द बुक्स आर वेयर यू पुट देम। किताबें वहीं पर हैं जहां पर आपने उन्हें रखा था। अब इसकी भी उर्दू ट्रांसलेशन में यूं कह सकते हैं कि किताबें वहां पर हैं जहां आपने किताबों को रखा था। दूसरा ये है कि किताबें वहीं पर हैं जहां आपने उन्हें रखा था। तो दूसरी जगह पर हमने जो उन्हें बोला है, ये कौन से नाउन की जगह पर आया है? किताबों की जगह पर। ठीक है, तो हमारा नाउन क्या है? बुक्स। और इसी को हम ये नहीं कह सकते थे द बुक्स आर वेयर यू पुट द बुक्स, ऐसे करेंगे तो ऑकवर्ड लगेगा, तो बहुत ऑड होगा। तो हम क्या कह रहे हैं? द बुक्स आर वेयर यू पुट देम। तो ये देम बेसिकली किसके लिए यूज हुआ है? इन बुक्स के लिए यूज हुआ है। तो यहां पर देम क्या है? प्रोनाउन है। नाउन कौन सा है? बुक्स। इस बुक्स की जगह पे जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो देम हुआ है। बाद में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि प्रोनाउन की आगे इसके ग्रुप्स या इसके अंदर जो पर्सन्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और फिर उनके जो केसेस होते हैं, नॉमिनेटिव केस,
और उसके बाद उसका जो है जेनिटिव या ऑब्जेक्टिव केस वो कौन सा होता है, और इसी तरह से उसका जो मलकियती केस होता है, पोजेसिव केस, वो किस तरह से होता है। पूरी इसकी हम एक टेबल बना के ड्रॉ करके उसमें हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, और उस टेबल को लर्न कर लेने के बाद, समझ लेने के बाद, प्रोनाउन के बारे में आपके तमाम तर कॉन्सेप्ट्स प्रॉपर्ली क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अभी जो कि एक शॉर्ट ओवरव्यू ले रहे हैं, तो इसमें हम इतना ही मुनासिब समझते हैं। नेक्स्ट डिटेल हम बाद में डिस्कस करेंगे। द फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। इसे हम उर्दू में कहते हैं फेल। वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस सम एक्शन और स्टेट। उर्दू में आमतौर पर हम इसकी तारीफ ये करते हैं कि किसी काम के करने, होने या सहने को हम फेल या वर्ब कहते हैं। अच्छा, अब इंग्लिश में नॉर्मली एक डेफिनेशन ये चल रही होती है कि एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। तो ये सिर्फ एक्शन वर्ड नहीं होता है, दिस इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन और स्टेट, जो कोई अमल या कोई हालत को जाहिर करता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। इसकी एग्जांपल हम यूं लेते हैं कि आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो टीच क्या है? वर्ब है। हम यूं कहते हैं शी रोट अ लेटर टू हर फादर। रोट, उसने अपने वालिद को खत लिखा। तो यहां पे लिखा क्या है? ये उसका एक्शन है। ठीक, हम एक और सेंटेंस लेते हैं। कराची इज अ बिग सिटी। कराची एक बड़ा शहर है। इस जो है ये स्टेट है। यहां पर वर्ब कौन सा था? एक्शन का। यहां पर भी एक्शन का। यहां पे वर्ब कौन सा है? स्टेट का। माय ग्रैंडफादर was एन ऑफिसर। मेरे दादा जान एक ऑफिसर थे। तो यहाँ पे स्टेट क्या है? was। तो was भी क्या यूज हुआ है? वर्ब के तौर पर हुआ है। इसके बारे में हम डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमने एक शॉर्ट ओवरव्यू लिया कि वर्ब की डेफिनेशन क्या है, और उसकी हमने कुछ एग्जांपल्स दिए आपको। जी, तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज एडवर्ब। एडवर्ब को आमतौर पर उर्दू में मुतल्लिक फेल भी कह दिया जाता है। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, adjective or another adverb. Let me note it down. Adverb is a word that adds meanings to some verb, adjective or some other adverb. अच्छा, अब ये तीन तरह से हमने इसको डिस्कस करना है कि ये ऐसा लफ्ज है जो तीन चीजों के बारे में से किसी एक चीज के बारे में, उसके मीनिंग्स में कुछ ऐड करता है, या उसके बारे में कुछ बताता है, या उसे फर्दर क्वालिफाई करता है। किन तीन चीजों के बारे में? किसी वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, या अपने ही जैसे किसी और एडवर्ब के बारे में। मसलन हमारे पास एक एग्जांपल है, ही
solve the question quickly। यहां पर हमारा एडवर्ब है क्विकली। अच्छा, क्विकली का मतलब तेजी से, जल्दी से। क्या मतलब है? ही सॉल्व द क्वेश्चन, उसने सवाल हल कर लिया, क्विकली, तेजी से। अब ये जो लफ्ज है क्विकली, ये किस चीज के बारे में बता रहा है? क्विकली क्या है? क्या क्विकली वो आदमी है, या क्या क्विकली वो क्वेश्चन है, या क्या क्विकली उसने सॉल्व किया है? इस तेजी का, जल्दी का ताल्लुक किस चीज से है? यकीनन इसका ताल्लुक ना सवाल से है ना उससे है। इसका ताल्लुक क्या है? उस एक्शन से, कि उसने तेजी से उसे सॉल्व किया है। तो सॉल्व हमारा वर्ब है और क्विकली क्या है? एडवर्ब है। और ये एडवर्ब किसको क्वालिफाई कर रहा है? किसके मीनिंग्स में कुछ ऐड कर रहा है? ये यकीनन इस वर्ब के बारे में, इस सॉल्व्ड की मीनिंग्स में कुछ एडिशन कर रहा है, इसके बारे में कुछ बता रहा है। तो ये क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। और इसका रिलेशन किसके साथ है? वर्ब के साथ है। हमने ऊपर बात की थी कि दैट एड्स सम मीनिंग टू सम वर्ब, एडवर्ब, सॉरी एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो हमने वर्ब के साथ इसकी एक एग्जांपल यहां पर दे दी है कि ये क्विकली ऐसा एडवर्ब है जो किसी वर्ब, सॉल्व वर्ब को डिफाइन कर रहा है, उसके बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। सेकंड एग्जांपल विद अस इज दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा, अब यहां पर ये वेरी जो है ये एडवर्ब है। ये फूल बहुत खूबसूरत है। अब ये वेरी जो एडवर्ब है, तो ये वेरी का मतलब क्या होता है? बहुत। तो बहुत क्या है? बहुत, क्या फूल बहुत है, ये बहुत है, या खूबसूरत बहुत है? खूबसूरत बहुत है, बहुत खूबसूरत है। ठीक है, ये बहुत फूल नहीं है, बहुत ये नहीं है, ये क्या है? बहुत खूबसूरत है। और ये जो लफ्ज खूबसूरत है, ये क्या है? ये बेसिकली एडजेक्टिव है। ये किसका एडजेक्टिव है? ये इस फ्लावर का। फ्लावर नाउन है, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ब्यूटीफुल। इस नाउन के बारे में हमें मजीद कुछ बता रहा है, तो वो ब्यूटीफुल बता रहा है। फ्लावर के बारे में क्या बताया जा रहा है? कि फ्लावर ब्यूटीफुल है। फ्लावर नाउन, ब्यूटीफुल इसका एडजेक्टिव। अब इसी एडजेक्टिव को फर्दर इसके बारे में कुछ और हमें बता रहा है, तो वो वेरी बता रहा है। तो हमने दूसरी चीज क्या कही थी कि एडवर्ब एक ऐसा लफ्ज होता है दैट एड सम मीनिंग टू सम वर्ब एडजेक्टिव। तो हमने एडजेक्टिव के बारे में भी बात कर ली कि एक एडजेक्टिव को जो वर्ड डिफाइन कर रहा है वो एडवर्ब है। हमारे पास एक तीसरी एग्जांपल है। He pronounced the word quite correctly। जी, अच्छा, यहां पर क्या है? ये एडवर्ब। अब आप कहेंगे कि यहां पे एडवर्ब करेक्टली है। जी, मैं मान लेता हूं ये एडवर्ब है। ये किसका एडवर्ब है? ये है प्रोनाउंस्ड का। प्रोनाउंस क्या है? वर्ब। ही प्रोनाउंस्ड, उसने तलफ्फुज अदा किया। प्रोनाउंस, तलफ्फुज अदा करना। द वर्ड, लफ्ज का, क्वाइट करेक्टली, बिल्कुल ठीक तरह से। अच्छा, अब हमारा वर्ब क्या है? प्रोनाउंस्ड। वर्ब के बारे में हमें बता रहा है
करेक्टली, ये इसका एडवर्ब हुआ। जैसे हमने यहाँ कहा था कि किसी वर्ब को जो डिफाइन करता है, वर्ब को डिफाइन करने वाला एडवर्ब है करेक्टली। ओके, अब इसी एडवर्ब को फर्दर मजीद डिफाइन करने वाला लफ्ज है क्वाइट। तो ये क्वाइट भी क्या है, ये भी एडवर्ब है। अभी हमने क्या कहा था, इसकी डेफिनेशन में हमने ये बात की थी कि एडवर्ब वो लफ्ज होता है दैट एड्स मीनिंग्स टू सम वर्ब, उसके एग्जांपल हमने ये ले ली। एडजेक्टिव, उसकी एग्जांपल हमने ये ले ली। और सम अदर एडवर्ब, उसकी एग्जांपल अब हमने यहां पर ले ली है। तो हमने जो तीन चीजें अपनी डेफिनेशन में बताई थी, हमने तीनों चीजों को एग्जांपल की मदद से प्रूव कर दिया है। ही प्रोनाउंस्ड द वर्ड क्वाइट करेक्टली। तो करेक्टली भी एडवर्ब है, और ये एडवर्ब क्वाइट जो है, इस एडवर्ब को ही क्वालिफाई, इसी क्योंकि हमने यहाँ यही बात की थी कि ये किसी वर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है, उसके बारे में भी कुछ बता सकता है, ये एडजेक्टिव के बारे में भी कुछ बता सकता है, और ये एक और एडवर्ब के बारे में भी हमें कुछ बता सकता है। तो यहाँ पर एक और एडवर्ब है करेक्टली, उसके बारे में इस लफ्ज ने हमें बताया, तो ये भी अगेन क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो ये एडवर्ब की हमारे पास तीसरी एग्जांपल है जो इस तीसरे स्टैंडर्ड पर भी पूरी उतरी है। नेक्स्ट इज preposition। preposition को उर्दू में हम हरूफ जार भी कहते हैं। preposition is a word that shows the relation of some noun or pronoun with some other noun or pronoun। किसी एक नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ जो ताल्लुक है, उसको जाहिर करने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है, उसको हम preposition कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन, ऑन, एट, ओवर, अंडर। हम अभी कुछ इसकी एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज द कैट इज अंडर द चेयर। इसमें अंडर, ये ऐसा लफ्ज है अंडर जो कैट का और चेयर का आपस में रिलेशन शो कर रहा है। हमारे पास दो नाउन है, एक कैट और एक है चेयर, दूसरा नाउन। तो इन दोनों नाउन्स का आपस में जो ताल्लुक है वो अंडर से है। कैट कहां पर है, कैट का चेयर के साथ क्या ताल्लुक है, कैट चेयर के नीचे है। तो ये जो लफ्ज अंडर है, ये इसकी प्रेपोजिशन है। इसी तरह से हम कहते हैं he is sitting in the chair। यहां पर ये प्रोनाउन है और ये नाउन है। ही प्रोनाउन है और चेयर नाउन है। इन दोनों का ताल्लुक कैसे जाहिर हो रहा है, इन से, कि वो बैठा है, कहां पर बैठा है, इन द चेयर। तो इन इज प्रेपोजिशन। इसी तरह से हम कहते हैं द बुक इज ऑन द टेबल। अगेन हमारे पास दो नाउन है, एक बुक हमारे पास नाउन है और एक टेबल हमारे पास नाउन है, और दोनों का रिलेशन आपस में किस चीज से हो रहा है, ऑन के जरिए से। तो ये क्या है, प्रेपोजिशन है। आई होप कि आपको प्रेपोजिशन की समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट इज कंजंक्शन। कंजंक्शन को हरूफ अतफ भी कहा जाता है उर्दू में। कंजंक्शन is a word that joins some words or sentences। एक से ज्यादा जुमलों को या अल्फाज को आपस में जोड़ने वाले जो अल्फाज होते हैं, उनको हम कंजंक्शन कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स क्या होंगी,
सपोज हमारे पास एक सेंटेंस है, अहमद एंड अमजद वेंट टू स्कूल। तो अब ये दो नाउन हैं, अहमद और अमजद। इन दोनों नाउन को आपस में कौन सा लफ्ज जोड़ रहा है? एंड। तो ये एंड क्या है? ये कंजक्शन है। यहां पर इसने किसको जोड़ा है? टू वर्ड्स को जोड़ा है। अभी हम क्या करते हैं, एक सेंटेंस ऐसा लेते हैं जहां पे दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा होगा। जी, आई ट्राइड हार्ड बट कुड नॉट सक्सीड। एक सेंटेंस क्या है? आई ट्राई हार्ड, मैंने सख्त कोशिश की, सख्त मेहनत की। दूसरा सेंटेंस क्या है? कुड नॉट सक्सीड, कामयाब ना हो सका। इन दोनों को आपस में जोड़ने वाला लफ्ज कौन सा है? बट। तो बट यहां पर कंजंक्शन है। आई होप कि कंजंक्शन की भी आपको ठीक तरह से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इज इंटरजेक्शन। इन्हें हम हरूफ फिजाइया भी कहते हैं। ये वो लफ्ज है जो हमारे किसी फीलिंग को, हमारे एहसासात को या हमारे किसी जज्बे को जाहिर करते हैं। मसलन खुशी का जज्बा, गम का जज्बा, हैरत का जज्बा। ऐसा कोई भी हम बयान करते हैं तो वो अल्फाज जो इन जज्बात को जाहिर करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम इंटरजेक्शन कहते हैं। मसलन कोई खुशी का जज्बा है, हम लिखते हैं हुर्रा, आई हैव वन द मैच। तो ये एक खुशी का इजहार किया जा रहा है हुर्रा के जरिए से। इसी तरह अलास, अलास क्या? अफसोस। अलास शी इज नो मोर, मतलब वो मजीद जिंदा नहीं है। तो यहां पर अलास जो है ये क्या है? अफसोस का इजहार कर रहा है। इसी तरह से हम हैरत का इजहार करते हैं, ये है वाओ। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर या व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। कोई भी हम खूबसूरत चीज देखते हैं तो हम एक खुशगवार हैरत में मुब्तला हो जाते हैं। उसके लिए हमारी जुबान से ये लफ्ज निकलता है वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो वाओ ये क्या है? ये भी इंटरजेक्शन है। तो ये तीनों अल्फाज हुर्रा, अलास एंड वाओ, ये क्या है? ये इंटरजेक्शन है। जी, इसके बाद नंबर 9 पे है डिटर्मिनर्स। अच्छा, ये डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स दैट डिटरमिन और लिमिट द मीनिंग्स ऑफ सम नाउन। तो ये वो हैं जो किसी नाउन के मीनिंग्स को लिमिट करते हैं, उनकी हदबंदी कर देते हैं, ये डिटरमिन कर देते हैं उनके मीनिंग्स को। इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं? ए, एन, डी, दिस, दैट, एवरी, ईच, सम, मैनी, हिज, हर, वन, टू, फर्स्ट, सेकंड। इस तरह के जितने भी अल्फाज हैं ये क्या करते हैं? ये किसी भी नाउन के मीनिंग्स को
डिटरमिन या लिमिट कर देते हैं, एक हद के अंदर लेकर आते हैं कि वो चीज किस तरह की है, कैसी है, कितनी है। अच्छा, अब इसमें ए, एन और बी, इन तीन चीजों को छोड़कर ये बाकी जितने भी हैं, इनको कुछ ग्रामेरियंस क्या करते हैं कि इनको एडजेक्टिव में डाल देते हैं। हमने यहाँ पे एडजेक्टिव पढ़ा था, इनको एडजेक्टिव्स के अंदर डाल दिया जाता है, इन डिटर्मिनर्स को। और जो ये तीन डिटर्मिनर्स हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं, आर्टिकल का। तो इस तरह से कुछ लोग तो बेसिकली ये भी कहते हैं, कुछ ग्रामेरियंस, के पार्ट ऑफ स्पीच हैं ही 8, 9 नहीं है। कुछ कहते हैं जी 9 है, कुछ कहते हैं कि 9वां जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो डिटर्मिनर है, और कुछ कहते हैं कि 9वां जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो आर्टिकल है। अगर हम इन तमाम डिटर्मिनर्स में से, जिस तरह से कुछ मॉडर्न ग्रामेरियंस इन सारी चीजों को उठा के एडजेक्टिव के अंदर ले जाते हैं, इनको वहां पर लेकर जाएं, तो बाकी जो तीन चीजें बचती हैं वो आर्टिकल कहलाता है। तो इसलिए जो लोग 9th पार्ट ऑफ स्पीच को आर्टिकल कहते हैं वो भी ठीक है, लेकिन अब ब्रॉडर पर्सपेक्टिव अगर हम ये देखें कि इसका नाम डिटर्मिनर्स है तो भी ठीक है। आई होप कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। शुरू में मैंने आपको बताया था, एक वर्ड की एग्जांपल दी थी बैक की, और मैंने आपको बताया था कि किसी भी लैंग्वेज में कोई भी लफ्ज हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम कैसे ये मालूम करते हैं कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, वो हम उस वर्ड के कॉन्टेक्स्ट या उसके बैकग्राउंड से पता करते हैं। मैंने एक वर्ड की एग्जांपल दी थी आपको, एक वर्ड बैक, उसके मैंने 4 सेंटेंसेस लिखे थे। अगेन हम उन्हीं 4 सेंटेंसेस पर मौजूद हैं। फर्स्ट सेंटेंस क्या है जी, देयर इज अ स्पॉट ऑन द बैक ऑफ योर शर्ट। आपकी शर्ट की पुष्ट पर, उसकी बैक पर एक दाग है। यहां पर जो बैक है ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पर आया है, तो ये पुष्ट को या कमर को जाहिर कर रहा है। तो आपके जिस्म का वो हिस्सा जो आपकी बैक है, आपकी पुष्ट या आपकी कमर है, ये क्या है, ये नाउन है। यहां पे बैक एज अ नाउन आया है। यू शुड नॉट बैक फ्रॉम योर वर्ड। आपको अपने वादे से मुकरना नहीं चाहिए। यहां पे बैक का मतलब क्या है, मुकरना या फिर जाना। तो यहां पे ये किस चीज के तौर पर आया है, यहां ये वर्ब के तौर पर आया है। थर्ड है, द बैक डोर ऑफ माई कार इज ओपन। अब ये बैक डोर, डोर है आपका नाउन, और उस डोर को डिफाइन कर रहा है या उसके बारे में हमें कुछ बता रहा है। कौन सा डोर, क्या अगला डोर या पिछला डोर, लेफ्ट वाला डोर या राइट वाला डोर। मेरी कार का कौन सा दरवाजा खुला है, पिछला दरवाजा खुला है। तो इस नाउन को जो क्वालिफाई कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो यहां पर ये बैक किस सूरत में आया है, एडजेक्टिव के तौर पर आया है। उसके बाद नंबर 4 है, ही टर्न बैक, वो पीछे मुड़ा। अब ये बैक जो है ये किस चीज के बारे में है, टर्न के बारे में। बैक का मतलब पीछे, और पीछे क्या हुआ है, पीछे मुड़ा है। तो ये है वर्ब, टर्न वर्ब है। इस वर्ब के बारे में हमें जो बता रहा है वो क्या है जी, एडवर्ब है। तो अभी हमने ये देखा कि एक ही लफ्ज बैक 4 डिफरेंट सेंटेंसेस में 4 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पर आया है। यही वर्ड यहां पे नाउन के तौर पर आया, फिर ये वर्ब के तौर पर आया, फिर ये एडजेक्टिव के तौर पर आया, फिर ये एडवर्ब के तौर पर आया। तो किसी भी वर्ड को अगर एक अकेला वर्ड हमारे सामने है तो लाजमी नहीं कि वो सिर्फ एक पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पर वहां पे यूज हो रहा हो, वो एक से ज्यादा सेंसेस में भी यूज हो सकता है। और हम देखेंगे कि वो जिस पर्सपेक्टिव में सेंटेंस में यूज हुआ है, हम उसका पर्सपेक्टिव देखकर ही हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पर ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। आई होप कि आपको इसकी अच्छी समझ आ गई होगी। अभी हम एक छोटी सी एक्सरसाइज लेते हैं और उसमें हम जो कुछ चीजों की पहचान करेंगे कि कुछ वर्ड्स हमारे पास कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। जी, तो मैंने कुछ सेंटेंसेस लिए हैं यहाँ पर। अब हम पहचान करते हैं कि
इसमें कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जिन्हें हमने पहचानना है कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। इन सेंटेंसेस में जो ग्रीन कलर में लिखे हुए अल्फाज हैं उनके बारे में हम पहचान करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि वो आइदर विच पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? स्टिल वाटर्स रन डीप। स्टिल वाटर्स क्या होता है? खड़ा हुआ। स्टिल का मतलब क्या होता है? साकिन, खड़ा हुआ, जो हरकत नहीं कर रहा होता, मूव नहीं कर रहा होता। कि खड़े हुए पानी जो होते हैं वो ज्यादा गहरे होते हैं। अच्छा, तो स्टिल यहाँ पे ग्रीन कलर में दिया हुआ है। ये स्टिल जो है ये क्या है? स्टिल किस चीज के बारे में बता रहा है? वाटर्स के बारे में बता रहा है। तो वाटर क्या है? नाउन है। नाउन के बारे में हमें जो बता रहा है, नाउन की कोई भी खसूसियत या खासियत या पहचान हमें बता रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? जी ठीक बोला आपने, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो स्टिल यहां पर क्या है? एडजेक्टिव है। सेकंड सेंटेंस है ही स्टिल लिव्स इन दिस हाउस। वो अभी भी इस घर में रहता है। यहां पे इधर स्टिल का क्या मतलब था? रुका हुआ, ठहरा हुआ, साकिन। यहां स्टिल का क्या मतलब है? अभी तक, वो अभी तक। अच्छा, ये जो लफ्ज है अभी तक, ये किस चीज के बारे में बोल रहा है? ये रहने के बारे में बोल रहा है कि अभी तक। अभी तक क्या है? अभी तक वो रहता है। तो रहना क्या है? रहना चूंकि वर्ब है, तो वर्ब के बारे में जो बताता है, अभी आप थोड़ी देर पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ चुके हैं कि किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है, किसी वर्ब के बारे में उसके मीनिंग्स में कुछ और ऐड करता है, उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। तो यहां पे स्टिल किस तौर पे आया है? यहां पे एडवर्ब के तौर पर आया है। तो अभी आप देखिए, यही स्टिल फर्स्ट सेंटेंस में एडजेक्टिव के तौर पर आया है और सेकंड सेंटेंस में एडवर्ब के तौर पर आया है। सेंटेंस नंबर 3, इट वेज अबाउट अ पाउंड। इसका वजन तकरीबन 1 पाउंड है। जी अच्छा, अब अबाउट, तकरीबन, तकरीबन क्या? हमने दरअसल हर उस लफ्ज को जो हमसे पूछा जा रहा है, हमने उस लफ्ज का कॉन्टेक्स्ट देखना है, उसका पस मंजर देखना है कि ये आखिर किस रेफरेंस में यहां पर इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, अब हम पूछते हैं कि अबाउट, तकरीबन क्या? तकरीबन, तकरीबन वजन, वजन के बारे में बात हो रही है। इट वेज अबाउट अ पाउंड। तो वेज वजन होना, वेट वजन होता है, वो नाउन होता है। और अगर वेट का टी हटा देते हैं, वे, और यहां क्योंकि इट लगा है, इट वेज, वेज का मतलब वजन होना। ये वर्ब है, तो वर्ब के साथ जो लगता है, जैसे हमने यहां पे देखा, लिव्स के साथ जो लफ्ज लगा, जो लिव्स को क्वालिफाई कर रहा था, वो एडवर्ब था। तो यहां पर भी वर्ब वेज है, तो वर्ब को जो क्वालिफाई कर रहा है या उसके बारे में हमें जो कुछ बता रहा है अबाउट, वो भी क्या है? वो भी एडवर्ब है। सेंटेंस नंबर 4, he told us about the incident। यहां अबाउट क्या है? यहां अबाउट का मतलब है मुताल्लिक, वहां अबाउट का मतलब था ऑलमोस्ट, तकरीबन। अच्छा, अबाउट किस चीज का मुताल्लिक? अब ये मुताल्लिक किस चीज से रिलेटेड है? इंसिडेंट से रिलेटेड है। इंसिडेंट क्या है? इंसिडेंट वाकया है, नाउन है। तो इसके बारे में हमें जो बता रहा है, तो दरअसल ये इंसिडेंट का और ही का, इन दोनों का रिलेशन एक दूसरे के साथ वो बता रहा है। ही यहां पर प्रोनाउन है और इंसिडेंट यहां पर नाउन है। तो ये इंसिडेंट और नाउन के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो गया? प्रेपोजिशन। सेंटेंस नंबर 5, द मुस्लिम्स फास्ट इन द मंथ ऑफ रमजान। अच्छा, फास्ट का क्या मतलब होता है? आप सोच रहे होंगे कि फास्ट का मतलब तो तेज होता है। नहीं, तेज भी होता है। फास्ट का मतलब रोजा भी होता है। फास्ट का मतलब रोजा रखना भी होता है। हम जो नाश्ता करते हैं उसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? ब्रेकफास्ट। उसके अगर स्पेलिंग देखें तो बेसिकली ब्रेक और फास्ट, मतलब रोजा और रोजे को
खत्म करना। क्योंकि जो क्रिश्चियंस हैं उनके यहाँ रोजा सुबह से लेकर अगली सुबह तक होता है, तो वो सुबह के वक्त अपना रोजा अफ्तार करते हैं 24 घंटे के बाद। तो उनके यहाँ ब्रेकफास्ट, बेसिकली लफ्ज होता है ब्रेकफास्ट उसको बोलते हैं। तो वो फास्ट जो है वो रोजे वाला है, जो हम नाश्ते के तौर पे लफ्ज बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, द मुस्लिम्स फास्ट, यहाँ पे फास्ट मतलब रोजा रखते हैं। रोजा रखना वर्ब के तौर पर आया है। ही केप्ट फास्ट यस्टरडे, कल उसने रोजा रखा। यहां वर्ब केप्ट आया है और यहां पे फास्ट एज नाउन आया है। यहां पे फास्ट का मतलब था रोजा रखना, यहां पे फास्ट का मतलब है रोजा। यहां ये वर्ब के तौर पर आया था और यहां पर ये नाउन के तौर पर आया। नंबर 7, बैग इज ऑन द टेबल। अभी जो लफ्ज ऑन है दो चीजों का रिलेशन जाहिर कर रहा है, एक बैग का और एक टेबल का। बैग भी नाउन, टेबल भी नाउन। बैग और टेबल का रिलेशन आपस में क्या है कि बैग टेबल के ऊपर है। तो इन दो वर्ड्स का, दो नाउन्स का आपस में ताल्लुक जाहिर करने वाले लफ्ज को हम क्या कहेंगे, प्रेपोजिशन। नंबर 8, लेट अस मूव ऑन। वहां भी ऑन था, यहां भी ऑन है। लेट अस मूव ऑन, हमें आगे चलना चाहिए। मूव ऑन क्या होता है, आगे हरकत करना, आगे चलना। अच्छा, यहां पर ऑन का मतलब था पर, यहां पर ऑन का मतलब है आगे। तो आगे क्या है, आगे हम हैं या आगे चलना है, आगे चलना है। चलना क्या, मूव। मूव क्या है, मूव क्या है, मूव वर्ब है। इस वर्ब के बारे में जो लफ्ज हमें बताएगा, इस वर्ब को जो फर्दर एक्सप्लेन करेगा वो क्या कहलाएगा, यस, वो एडवर्ब कहलाएगा। तो यहां पर ये एडवर्ब के तौर पर यूज हुआ है। ऊपर वाले सेंटेंस में यही ऑन किसके तौर पर यूज हुआ था, प्रपोजिशन के तौर पर यूज हुआ था। इस सेंटेंस में यही ऑन एडवर्ब के तौर पर यूज हुआ था। आई होप कि आपने जो एक्सरसाइज कर ली है, इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके अच्छी तरह से प्रिपेयर हो चुके होंगे और किसी भी सेंटेंस में किसी भी वर्ड को आपको पहचानने में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इससे अगला लेसन जो हमारा होगा वो हम सेंटेंस के बारे में, सॉरी, नाउन के बारे में जरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि नाउन की क्या क्या काइंड्स होती हैं। तो इंशाल्लाह ताला ज्वाइन कीजिएगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर अबाउट नाउन एंड इट्स काइंड्स।